हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन है वो पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने इस टॉपिक तक पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ये यूनिट ही समझ लीजिए, आपके एग्जाम में इस यूनिट से बहुत आने वाला है, इसीलिए ये लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले अब हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनके लिए जो समावेशी शिक्षा है उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, यानी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से क्या उसका व्यू है। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की वो रिफ्लेक्ट करती है क्या, ग्रेजुअल चेंज दिखाई है सोसाइटी के एटीट्यूड्स में चिल्ड्रन की तरफ। ठीक है, कौन से चिल्ड्रन, स्पेशल नीड। ग्रेजुअल चेंज मतलब यानी कि धीरे धीरे, ऐसा नहीं हुआ कि अभी मान लीजिए किसी को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था स्पेशल नीड वाले को, तो अचानक से अगले ही साल उनको फौरन बीएससी एमएससी के लिए कह दिया गया। ठीक है, नहीं, उनको क्या हुआ, धीरे धीरे चेंजिंग आई, धीरे धीरे उनके एक टीचिंग एड्स में और लर्निंग एड्स में चेंजिंग आती चली गई। ठीक है, इनिशियली क्या हुआ, वो डिनाइड करते थे एजुकेशन को, बाद में क्या हुआ, लेटर एजुकेटेड सेपरेटली, उन्हें अलग से मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया गया, और फाइनली क्या हुआ, इंक्लूड किया गया मेन स्ट्रीम स्कूल में इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एब नॉर्मल हो। ठीक है, 17वीं सेंचुरी की बात करें, जो कि उपेक्षा और बहिष्कार का काल था, यानी कि नेग्लेक्ट एंड एक्सक्लूजन का टाइम। तो इस काल में क्या हुआ था, जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन होते थे उनको सोसाइटी के लिए बोझ माना जाता था, यानी कि जो हैंडीकैप्ड को क्या समझते थे, अंधविश्वास और पाप से जोड़ देते थे। ठीक है, यानी कि इसको सुपरस्टिशियस और सिन कहा जाता था कि इसने कोई पाप किया होगा या इसके पेरेंट्स ने, इसलिए बच्चे ऐसे हुए। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को जो एजुकेशन थी वो पूरी तरह से उनको क्या किया जाता था, उससे एक्सक्लूड रखा जाता था और उन्हें एक नॉर्मल लाइफ से अलग कर दिया गया था। इसी तरह हम जब 17वीं सेंचुरी की बात करें, इसमें मानवीय दृष्टिकोण की शुरुआत हुई, यानी कि बिगनिंग ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। इसमें क्या हुआ कि ये मतलब एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन हैं उन्हें भी वो भी एजुकेशन ले सकते हैं। कुछ ऐसे मतलब स्कॉलर्स थे या सोसाइटी को सुधारने वाले थे जिन्होंने इनके एजुकेशन पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। और 18वीं सेंचुरी जो कि विशिष्ट शिक्षा का विकास वाला दौर था, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। इसमें क्या हुआ कि जो स्पेशल स्कूल्स थे उनकी स्थापना हुई, इनको स्टैब्लिश किया गया। अब जो ब्लाइंड थे, जो मतलब देख नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे, मेंटली क्या थे, डिसेबल थे, ऐसे बच्चों के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड्स को डेवलप किया गया। और क्या हुआ कि एजुकेशन पूरी तरह डिफरेंट वे में इसको एडजस्ट किया गया। 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सेग्रीगेशन था, यानी कि पृथकीकरण का संस्थागत स्वरूप था। इसमें क्या हुआ, इसमें जो स्पेशल एजुकेशन को संस्थागत रूप मिला, यानी कि एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म मिला, और उन्हें आवासीय विद्यालय और विशेष संस्थान स्थापित किए गए। ठीक है, जबकि जो एजुकेशन वहां पे प्रोवाइड कराई गई, लेकिन क्या हुआ, सामाजिक अलगाव बना रहा, यानी कि उनको अपने नॉर्मल लोगों से अलग लोग बना के ही रखते थे। ठीक है, फिर 20वीं सेंचुरी आया, जो एकीकरण हो गया, यानी कि यूनिटी आया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या हुआ कि इसके स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट आया कि स्पेशल नीड वाले जो चिल्ड्रन हैं उनको नॉर्मल कॉलेज में एंट्री दिया जाए, लेकिन जो कॉलेज की अरेंजमेंट है उसमें कोई मतलब स्पेशल चेंज नहीं किया गया। ठीक है, और उसके बाद हमारी समझ लीजिए ये इंडिपेंडेंस से पहले की सिचुएशन की बात करें तो इंडिया में जब फ्रीडम, जो स्वतंत्रता थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस, उससे पहले जो स्पेशल चिल्ड्रन थे उनको उनकी एजुकेशन पर बहुत कम ध्यान दिया गया। कुछ लेकिन मिशनरी संस्था थी, उनके मतलब जरिए स्पेशल जो कॉलेज थे वो स्थापित किए गए, स्टेब्लिश किए गए, लेकिन एजुकेशन को अधिकार नहीं, मतलब उनका राइट नहीं माना गया उस स्पेशल नीड स्टूडेंट के लिए, बल्कि उनको दया के रूप में देखा गया।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता के बाद की बात करें, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, एजुकेशन को एक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के फॉर्म में देखा गया। डिफरेंट जो आपके कमीशंस थे और आपकी पॉलिसीज थे और आपके एक्ट थे, इनके जरिए से जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन थे उनको भी क्या किया गया, मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश किया गया। ठीक है। अब 21st सेंचुरी की बात करें, यानी कि मॉडर्न एरा जो था इंक्लूसिव एजुकेशन का, तो जो आपका मॉडर्न टाइम है, मतलब समझ ली प्रेजेंट टाइम में जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि कॉलेजेस को चिल्ड्रन की डिफरेंट नीड के हिसाब से बनाना है। जैसे उनको इक्वल, मतलब आपकी समझ लीजिए अवसर दिया गया, इक्वालिटी दी गई और भी गरिमा पर उनके यानी कि स्किल्स पर स्पेशल फोकस किया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी का, यानी कि विकलांगों के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो संवैधानिक प्रावधान क्या होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये एक अरेंजमेंट है जो प्रोवाइड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कि वो इंश्योर करे क्या, इक्वालिटी, डिग्निटी, प्रोटेक्शन और इक्वल अपॉर्चुनिटी किसके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। अब मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, पहला राइट टू इक्वालिटी, यानी कि चाहे वो जिस भी तरह के हो, स्पेशल नीड वाले हो, नॉर्मल नीड वाले हो, सबको इक्वल आपको मानना है, वो उनका राइट है, ना कि उन्हें दया के भाव से देखा जाए। ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि ये ड्यूटी बन गई स्टेट की ताकि वो प्रोवाइड करे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी किसको, जो डिसेबल पर्सन है उन्हें। सेंस ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि हर एक में वो सेंस को डेवलप किया गया कि सोशल जस्टिस होना चाहिए। ये एब नॉर्मल जो लोग हैं, ये कोई सुपरस्टिशियस या सिन या कोई पाप नहीं करके आए हुए, ठीक है, सबको नॉर्मल मिलना है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 6 फंडामेंटल राइट है पर्सन के लिए डिसेबिलिटीज का। उन्हें इंश्योर क्या करे, इक्वालिटी, फ्रीडम, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पहला क्या है, राइट्स टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल आपके 14 to 18 है, यानी कि जो पर्सन डिसेबल है वो इक्वल है, ठीक है, लॉ से। और स्टेट एंड द स्टेट कैन नॉट, यानी कि स्टेट उसे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है। राइट टू फ्रीडम है, यानी कि हर तरह के लोगों को यहाँ पे दे एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, वो बोल सकता है, मूवमेंट कर सकता है, रेजिडेंस ले सकता है, प्रोफेशन, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट। ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है थर्ड वन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो फोर्स्ड लेबर और जो चाइल्ड है वो एक्सप्लॉइट, और एक्सप्लॉयटेशन है किसका, पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, नहीं करवा सकते हम जबरन किसी से काम। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर रिलीजन अपने तरीके से अपने रिलीजन को सेलिब्रेट कर सकता है। ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि इनके पास राइट है कि वो प्रिजर्व करे कल्चर और स्टैब्लिश करे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें क्या हुआ कि अगर कोई हैंडीकैप पर्सन के जो राइट्स है उसका उल्लंघन करता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो सीधे कहां जाएगा, कोर्ट जा सकता है। ठीक है। अब विकलांगों से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद की बात करें, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स रिलेटेड टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो क्या क्या है, पहला है आर्टिकल 14, ये क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता है हमारा। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ाई है इक्वालिटी राइट। 15A जो आपका आर्टिकल है, ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। 15(2) क्या, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, यानी कि आपके स्पेशल नीड वाले हो, कोई आम इंसान हो, कोई भी, वो कहीं भी पब्लिक प्लेस पर जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16(1) आर्टिकल, इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है गवर्नमेंट सर्विस में। ऐसा नहीं है कि जो डिसेबल पर्सन है वो गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सकते, बल्कि उनके लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन भी होता है। ठीक है। आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी की बात करें तो ये अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जी सकते, ये इनका राइट है। फिर आर्टिकल 23 से 24 प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर किसी ने किसी के साथ जबरन काम करवाया तो वो उसका क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन है, तो वो कोर्ट तक जा सकता है।
आर्टिकल 25 क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर कोई अपने, अभी हमने बताया, रिलीजन को इजिली सेलिब्रेट कर सकता है। आर्टिकल 38(1) क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सोशल जस्टिस का एस्टैब्लिशमेंट कराना। आर्टिकल 41 क्या? पब्लिक असिस्टेंस, यानी कि पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांगता की स्थिति में सहायता करना। आर्टिकल 51 क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, यानी कि सभी सिटीजन का क्या काम है कि वो हैंडीकैप के प्रति संवेदनशील और सहयोगी रहें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए बनाए गए प्रमुख अधिनियम या कानून, यानी कि इंपॉर्टेंट एक्ट्स या लॉज किसके लिए? फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो इसमें पहला क्या है? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ठीक है, ये एक्ट क्या इंश्योर करता है कि राइट टू मेंटल हेल्थ केयर हो, ह्यूमन ट्रीटमेंट हो, इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो और डिस्क्रिमिनलाइज्ड सुसाइड अटेम्प्ट्स। ठीक है, और सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि प्रोटेक्ट करता है डिग्निटी को और सेल्फ स्टीम को। ठीक है, मेंटल एबिलिटीज वाले, डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट को, चिल्ड्रेन को। नेक्स्ट हमारा है एक लीगल सर्विस अथॉरिटीज जो 1987 में आया है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हैंडीकैप लोग हैं उनको फ्री में जो कानूनी सहायता है वो दी जा सके। ठीक है, और जो जस्टिस तक इक्वली पहुंच करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जो आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिकली वीक है वो कमजोर और हैंडीकैप पर्सन को जस्टिस दिलाने में हेल्प करे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन हमारा रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? जो हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए जो काम करने वाले स्पेशल टीचर्स और जो उनका पुनर्वास विशेषज्ञों का क्या करे? नियमन करे। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या? इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी रिसीव, क्या रिसीव करे? क्वालिटी एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन सर्विस। ठीक है, नंबर 4 हमारा क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। ठीक है, इसके क्या है कि इंश्योर करे इक्वल अपॉर्चुनिटीज, रिजर्वेशन एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, और बैरियर फ्री एक्सेस दिया जाए। इसका सिग्निफिकेंस भी क्या है कि फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन ऑन डिसेबिलिटी राइट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जो हैंडीकैप राइट्स हैं उसका पहला व्यापक कानून बना। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये सपोर्ट करता है और गार्डियनशिप करता है पर्सन के लिए जो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज। नंबर 6 क्या? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसमें क्या क्या रिकॉग्नाइज क्या किया? 21 डिसेबिलिटीज, जिसमें इंश्योर किया गया कि 4% रिजर्वेशन और प्रमोट किया गया इंक्लूसिव एजुकेशन को। सिग्निफिकेंस क्या है? मोस्ट एम्पावरिंग लॉ ऑफ डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट है। ठीक है, नंबर 7 क्या? इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि प्रोविजन है किसका? पीडब्ल्यूडी का। इसमें क्या हुआ? ये प्रोवाइड करता है टैक्स एग्जेम्पशंस किसके लिए? पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। ठीक है, हेल्पफुल है रिड्यूसिंग उनके फाइनेंशियल बर्डन को। जब टैक्स वो पे ही नहीं करेगा तो फाइनेंशियल बर्डन क्या होगा? उसका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निशक्तता विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो हमारा है निशक्तता यानी कि डिसेबिलिटी एक्ट 1995, ये इंडियन गवर्नमेंट के जरिए जो हैंडीकैप पर्सन है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, उनके राइट्स का कंजर्वेशन और साथ में सोसाइटी में कंप्लीट उनका पार्टिसिपेशन देने के ऑब्जेक्टिव से बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। ठीक है, और ये जो लॉ है ये पहली बार हैंडीकैप पर्सन के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोसाइटी की सुरक्षा और उनके जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके रोकथाम को कानूनी आधार प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स जो है वो 7 है। कौन कौन से? ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस और लेप्रोसी कर्ड पर्सन। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सबसे पहले हम बात करें तो जो आपके हैंडीकैप पर्सन है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनके जो मौलिक और मानवीय अधिकार है उसका संरक्षण करना।
ठीक है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोसाइटी का जो है जीवन, उसमें वो कंप्लीट अपना रोल प्ले कर सकें, ठीक है। और हैंडीकैप के लिए सोसाइटी में पॉजिटिव व्यू डेवलप करना, और जो हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोसाइटी प्रोटेक्शन की व्यवस्था करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेजर प्रोविजन जो है वो क्या है, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज। ये एक्ट क्या एम्फेसाइज करता है, प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली ट्रीटमेंट, ताकि डिसेबिलिटी क्या हो, रिड्यूस कर सके। दूसरा है एजुकेशन, तो 18 वर्ष तक के जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनको फ्री पढ़ाया जाए, और जो स्पेशल कॉलेज हैं उनके साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाए, उनको स्कॉलरशिप दी जाए, ठीक है, उनको उनके हेल्प के लिए उपकरण मतलब कुछ ना कुछ एड्स दिए जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा नौकरी या रोजगार की बात करें तो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें 3% का इनको क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। और जो उनका इंस्टीट्यूशन है उसको मतलब उनके हिसाब से बनाया जाए कि वहाँ व्हील चेयर दे दी जाए, इस तरह का, ठीक। सोशल सिक्योरिटी क्या है कि इसमें क्या होता है, हैंडीकैप लोगों के लिए पेंशन दिया जाएगा, बीमा दिया जाएगा, इकोनॉमिक हेल्प दी जाएगी, ठीक है, और उनको रहने के लिए जगह दिया जाएगा, गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उन विकलांगों को विशेष सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट 5 हमारा रिसर्च और मैन पावर डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि जो हैंडीकैप से रिलेटेड अनुसंधान है, उस अनुसंधान कार्य उसको बढ़ावा दिया जाए। जो स्पेशल टीचर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका भी प्रशिक्षण किया जाए, ठीक है। 6 है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव क्या किया जाए, खत्म किया जाए। अब इसके कंक्लूजन पे आए तो जो हमारा पीडब्ल्यू एक्ट है 1995, ये एक लैंडमार्क स्टेप है कि वो ट्रांसफॉर्म कर सके पर्सन विद डिसेबिलिटी को ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटी से राइट बियरिंग सिटीजन्स, ताकि वो उन्हें दान देने के बजाय हम उसको एक अच्छा सा सिटीजनशिप बना सकें, ठीक है, इक्वालिटी को प्रमोट कर सके और सोशल इंक्लूजन को। नेक्स्ट है हमारा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इसमें की हम बात करें तो जो हमारे हैंडीकैप जो हमारा ये दिव्यांगजन अधिकार है, ठीक है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि आपका 2016 है, ये भी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ही बनाया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट और ह्यूमन राइट बेस्ड कानून है, ठीक है, लॉ है। इस लॉ में क्या हुआ, पुराने पीडब्ल्यू एक्ट जो 1995 था, जो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, उसकी जगह ले ली और इसे एक संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार अभिसमय यानी कि UNCRPD 2006 के अनुरूप माना गया, ठीक है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, जो हैंडीकैप पर्सन है उनको रिस्पेक्ट मिले, इक्वालिटी मिले, फ्रीडम मिले, और सोसाइटी में वो अपनी कंप्लीटली पार्टिसिपेट कर सके हर चीज में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, इसका जो एक्ट है इसका एम क्या है कि ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट कर सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कर सके और प्रमोट कर सके इंक्लूसिव सोसाइटी को, जो कि पर्सन विद डिसेबल है, ठीक है। इसके की फीचर क्या है, तो पहला है नंबर ऑफ डिसेबिलिटी इंक्रीज किया गया 7 से 21। पहले कितने हमारे थे, पहले सिर्फ 7 थे, अभी ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, वेट हम दिखाते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा था, ये 7 क्या था, ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इंपेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस और लेप्रोसी कर्ड पर्सन। लेकिन उसमें 2005 में क्या कर दिया गया, इसको 7 से बढ़ा करके 21 कर दिया गया है, ठीक है, 2016 में, सॉरी। अब नेक्स्ट क्या है कि इसमें 4% रिजर्वेशन दे दी गई एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में। उससे पहले क्या था, 3% थी, अभी कितनी होगी, 4%। राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन, ये एक्ट गारंटी दिया कि राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो मेन स्ट्रीम है, ठीक है, मेन स्ट्रीम स्कूल में और नेसेसरी सपोर्ट सर्विस दी जाए। प्रोहिबिट किसको किया गया, डिस्क्रिमिनेशन को, और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई, ये तो पहले वाले में भी दी गई थी, ठीक है। लीगल बेसिस ऑफ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, तो क्या हुआ था, जो हमारे बिल्डिंग्स थे, रोड थे, जो ट्रांसपोर्ट की चीजें थी, जो सूचना प्रणाली थी, इनको मतलब क्या किया गया कि हैंडीकैप पर्सन लोगों के हिसाब से बनाने पर जोर दिया गया, ठीक है।
कि मान लीजिए आप स्टेयर्स पे एक नहीं चढ़ पा रहा है, तो क्या किया गया, एक ऐसे स्लोप टाइप बना गया दिया गया जहां पे वो व्हील चेयर से इजिली जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे कॉलेजेस में, ठीक है। पेनल प्रोविजन दिया गया, ये एक्ट इंक्लूड किया पेनाल्टीज एंड इम्प्रिजनमेंट किसके लिए, वायलेशन ऑफ डिसेबिलिटी राइट्स के लिए। इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें क्या हुआ कि जो हमारा राइट टू शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009, एक ये क्या था, क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन लॉ था, जिसके अंदर क्या हुआ 6 से 14 साल तक के बच्चे जो थे उनको फ्री और नेसेसरी एजुकेशन दी जाए, ठीक है। और ये जो लॉ है, संविधान जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आर्टिकल 21 को व्यवहार में लागू करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आरटी अधिनियम के प्रमुख प्रावधान यानी कि प्रोविजन ऑफ आरटी एक्ट 2009, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिया गया। राइट ऑफ एंट्री यानी कि किसी भी बच्चे को कॉलेज में एंट्री से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 25% रिजर्वेशन दिया गया प्राइवेट स्कूलों में। कॉर्पोरल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट को क्या किया गया, बंद किया गया, यानी कि अगर ऐसा ना हो कि पर्सन विद डिसेबल किसी कॉलेज में जा रहा है और उसे वहां पे क्या किया जा रहा है, मेंटल हैरेस किया जा रहा है या कोई पनिशमेंट दी जा रही है तो उसको प्रोहिबिट किया गया। क्वालिफाइड टीचर टू स्टूडेंट टीचर रेशियो रखा गया। ड्रॉप आउट प्रिवेंशन यानी कि जो भी स्टूडेंट मतलब स्कूल छोड़ चुके बच्चे हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स और विशेष सहायता दी गई, ठीक है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल रखा गया। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज यानी कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में शिक्षा एवं आवश्यक सहायता दी गई। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब मैक्सिमम ऑल्टरनेट करके हर ईयर पूछता है। जिस ईयर हमने सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया था उस ईयर भी ये पूछा था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये एक लैंडमार्क पॉलिसी है जिसका एम था ब्रिंगिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि व्यापक सुधार लाने के लिए किया गया था, ठीक है। ये पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की गई 34 इयर्स के बाद, रिप्लेसिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986, यानी कि 1986 के बाद 2020 में ये बना 34 इयर्स के बाद। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाए, फ्लेक्सिबल बनाए, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाए और स्किल ओरिएंटेड बनाए। ये जो पॉलिसी थी ये कनेक्ट करती थी लर्निंग को अर्ली चाइल्डहुड से टू हायर एजुकेशन विद होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट बच्चे का, ठीक है। एनईपी 2020 जो है वो एम्फेसाइज क्या करती थी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कॉन्सेप्ट को पहले अंडरस्टैंड करो, क्रिटिकल थिंकिंग करो, फिर क्रिएट करो इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग, यानी कि याद रटने के बजाय, ठीक है। ये पॉलिसी क्या देती है, स्पेशल इंपॉर्टेंस किसको, मदर टंग को या लोकल लैंग्वेज, जैसे अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी, कोई तमिल में है तो उसकी तमिल लैंग्वेज, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करता है कि जैसे अभी आप देख लीजिए हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप वहां से पढ़ रही, डिजिटल लर्निंग ही तो हुई, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग और असेसमेंट रिफॉर्म्स को, फिर इसका जो एम है एनईपी 2020 का, ये क्या है, ये बनाना है इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर्स, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, चेयरमैन ऑफ कमिटी, यानी कि राष्ट्र जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका जो मसौदा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसकी अध्यक्षता में, यानी कि इसके चेयरमैन ये थे। समिति क्या थी, कस्तूरी रंगन कमिटी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कमिटी कब हुई, 2017 में। अप्रूवल ऑफ पॉलिसी कब हुई, 29 जुलाई 2020 में। और कंसर्न मिनिस्ट्री कौन थे, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इसको लागू किया गया। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, होलिस्टिक डेवलपमेंट, फिर वो उसका मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, मतलब अंदर से सोल, मतलब हर एक तरीके से उसका डेवलपमेंट हो। एजुकेशन को क्वालिटी दी गई, फिर वो डिजिटली हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कोई भी। इक्वालिटी और इंक्लूजन दिया गया। स्किल डेवलप की गई, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हुआ, ठीक है। फीचर्स क्या थे, 5+3+3+4 शैक्षिक संरचना, यानी कि जो पुरानी 10+2 अरेंजमेंट थी उसकी जगह पे क्या आ गया, 10+2, यानी कि जो बच्चे 12th होता था तो कहा जाता था उस टाइम जो एजुकेशन होती थी 10+2, अभी क्या है 5+3+3+4, ठीक है। मातृभाषा में शिक्षा, यानी कि मदर टंग या लोकल टंग, अभी हमने बताया इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, ठीक है।
बहुविषयक शिक्षा यानी कि रिजिड बाउंड्रीज दी गई, आर्ट साइंस कॉमर्स ये सबको रिमूव किया गया। पहले क्या होता था कि जो कॉमर्स के बच्चे वो सिर्फ कॉमर्स पढ़ सकते, लेकिन अभी आप देखिए कॉमर्स विद मैथ्स, जो मैथ्स के बच्चे वो बायो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अभी कुछ जगह क्या हो गया मैथ्स और बायो आप दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बाउंड्रीज को रिमूव किया गया। असेसमेंट में सुधार की गई यानी कि कॉपी चेक में, और डिजिटल एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। प्रिंसिपल क्या है इसके कि शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन है ये, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है यानी कि आप कहीं भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं, अपने सब्जेक्ट चॉइस को भी ले सकते हैं, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ये। साथ में इसमें क्या है, मॉरल वैल्यूज को सिखाया जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज कराया जाता है। तो यहाँ आपका आज यूनिट 1 पूरा खत्म हो गया। क्वेश्चंस अभी हमने बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।